नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती बहुगुणा जी की आज जयंती है। इस अवसर पर सूबे के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पुष्पांजलि अर्पित की है उनकी प्रतिमा पर। और उन्होंने बोला है कि कई सारे काम किए और देश के विकास के लिए जो योजनाएं उन्होंने की थी, आज उसको आगे बढ़ाने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। तमाम ऐसी बातें आज वहां पर सीएम योगी ने की। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमारे 27 जो नागरिक थे, जो निहत्थे थे, जो मासूम थे, बेगुनाह लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। उस गोलीबारी में 27 लोग मारे गए थे। उसके बाद अब जो केंद्र सरकार है वो कड़ा एक्शन ले रही है और इसके साथ ही अब तमाम जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ भी अब उनको वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कल देर रात उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रमुख सचिव गृह हैं, डीजीपी हैं और सूबे के सीएम, एक बैठक हुई थी देर रात उनके आवास पर, जिसमें न सिर्फ सुरक्षा को लेकर के चिंता व्यक्त की गई और न सुरक्षा को लेकर के जो कठोर कदम उठाने की बात कही गई, बल्कि तमाम जो पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, इनको वापस भेजने की बात भी की गई। आपको बता दें, 1500 करीब जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो करीब उत्तर प्रदेश में यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में अब इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीजीपी ने अधिकारी को निर्देशित कर दिया है कि जो जितने भी लोग, जो 1500 नागरिक, जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आए हैं, किसी भी वीजा पे आए हैं, क्योंकि तमाम जो भी उनके वीजा थे उसे केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब डीजीपी ने अधिकारी को निर्देशित किया है कि ऐसे लोग को चिन्हित किया जाए। जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अभी जानकारी मिल रही है कि करीब 118 लोगों को चिन्हित कर लिया गया और उनमें से कुछ लोगों को वापस भेज भी दिया गया है। सहारनपुर हो, बरेली हो, बुलंदशहर हो, वाराणसी हो, रामपुर हो, तमाम जिले हैं जहां पर पाकिस्तानी नागरिक रुके हुए हैं। कोई स्वास्थ्य वीजा पर आया हुआ है, तो कोई यहाँ पर पर्यटक वीजा पे आया हुआ है। तो ऐसे में जो तमाम ऐसे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्हें चिन्हित करते हुए उनको वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कल देर रात एक सीएम आवास पे बैठक हुई थी, जिसमें प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी मौजूद थे, जिसके बाद इस तरीके की जो तमाम प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, आज जुमे की नमाज है। ऐसे में जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है। ड्रोन के साथ निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज की भी निगरानी की जा रही है। और इसके साथ ही जो मौलाना है, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने अपील की है कि जो पहलगाम हमले में जितने भी निर्दोष नागरिक मारे गए, उनके लिए आज जुमे की नमाज में दुआ की जाए और साथ ही काली पट्टी बांधी जाए। तो ऐसे में पहलगाम में जिस तरीके का आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद पूरे देश में ना सिर्फ शोक की लहर दौड़ रही है, बल्कि लोगों में आक्रोश भी है और लोग इसका गुस्सा जो है वो अपने अपने तरीके से उतार रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। तो तमाम ऐसी जो तस्वीरें हैं वो पूरे देश में आ रही हैं। आज राजधानी लखनऊ में भी इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो तमाम, अगर छोटे बड़े शहर, तमाम जो देश की राजधानी है, सब जगह पर इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए, अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली की सबसे बड़ी खबर ये रही, देर रात जो है पुलिस, रायबरेली पुलिस का जो है, अगर बात करें तो कुछ बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में जो है 3 बदमाश हैं, जिनको जो है मुखबिर खास की सूचना पे, अगर बात करें तो मुखबिर खास की सूचना पे रायबरेली पुलिस को सूचना मिलती है अपने मुखबिर के द्वारा की कुछ बदमाश जो है डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है रायबरेली से और सटा हुआ जिला है, और डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से जो है लालगंज कस्बा, जो लालगंज थाना भी पड़ता है, वहां पे कुछ एक ऐसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं जो शायद अमानवीय हो सकती है राजनीति पुलिस के लिए और राजनीति जिले के लिए। और जब मुखबिर खास की सूचना पे इसको जो है सूचना मिलती है, तो वहीं पे पुलिस एक्टिव होती है, एसओजी टीम एक्टिव होती है, संगलास एक्टिव होती है, थाना लालगंज और एडिशनल एसपी खुद उस पर एक्टिव होते हैं। और एक्टिव होते ही ये रात लगभग 11:30 पौने 12 बजे की घटना है। और वहां पे जब चेकिंग अभियान लगाया जाता है, चेकिंग के दरमियान एक पंक्चर सर्विस दिखाई देती है, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और जब पुलिस लालगंज पुलिस उनको रुकवाने की कोशिश करती है तो ये भागने की कोशिश करते हैं, और जब भागते हैं तो उसमें से 2 लोगों को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार भी है, लेकिन तीसरा जो होता है वो भागते हुए पुलिस पर फायरिंग करता है। फायरिंग करने के बाद आप जो है एडिशनल एसपी का बयान है हमारे पास, हम चाहेंगे एक बार देखिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि फायरिंग की थी, तो फायरिंग के बाद जो है उसमें पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई और उसको ऑपरेशन लंगड़ा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस उसमें चला रही है, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनको भी जो है किस तरीके की जब उनके पैर में गोली लगी और उसको जिला अस्पताल ले जाएगा।
और एडिशनल की बाइट हमारे पास है, चाहे एक बार एक बार हम लोग भी देखें कि क्या कहना पुलिस। क्या हुआ है सर मामला आज? आज रात लालगंज पुलिस को ये सूचना मिली कि फतेहपुर साइड से 3 लुटेरे आ रहे हैं, जिनका नाम आदित्य वर्मा है और दूसरे का नाम है दीपक कश्यप और तीसरे का नाम है अंकित उर्फ पवन। ये तीनों आ रहे हैं और लालगंज में इनकी लूट की योजना है। मुख्य सूचना पर लालगंज पुलिस ने यहाँ पे चेकिंग किया और उनकी सूचना पर जो है पल्सर बाइक दिखी तो लालगंज पुलिस उसको पकड़ने को दौड़ी। तो इस बीच में ये भागने लगे, जिसमें 2 जो अभियुक्त हैं दीपक और अंकित उस पकड़े गए। आदित्य भागने लगा और जब पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग किया। फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई में लालगंज पुलिस ने एक फायरिंग की। आदित्य के पैर में गोली लगी है और उसको CSC इलाज हेतु भेजा गया है और बाकी अन्य 2 जो लुटेरे उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम अभी डिटेल तो पूछताछ बाद में की जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि ये जो है बड़े लुटेरे हैं। बिल्कुल इंद्रवीर, जिस तरीके से जो अपराधियों के खिलाफ पुलिस मुहिम चला रही है और तमाम जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के रडार में आ भी जा रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यूपी पुलिस का साफ तौर पर इन अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत धरपकड़ की जा रही है। कई लेकिन ऐसे जिले हैं जैसे प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र बताते हैं कि वहां पर पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन रायबरेली पुलिस हो या राजधानी लखनऊ की पुलिस हो, जिस तरीके से अगर ऐसे मामले आते हैं तो धरपकड़ की जो कवायद है पुलिस की, वो कहीं ना कहीं जिस इन तरीके के अपराधियों के जो मंसूबे हैं उस पर पानी फेरने का काम करती है। तो इसके लिए पुलिस के लिए जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके रोल पर भी निर्भर करता है। जिस तरीके से रायबरेली पुलिस हो, राजधानी की पुलिस हो काम कर रही है, कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में डर जरूर नजर आता है। इंद्रवीर, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और जब से आप बात कर रहे हैं कि जैसे जीरो टॉलरेंस के तहत जो है कहीं ना कहीं जब सूबे के मुख्यमंत्री ही सशक्त हैं, तो चाहे वो DGP हो, चाहे IG लेवल पे अधिकारी हो, और वो चाहे प्रशांत कुमार खुद उत्तर प्रदेश की जो कमान संभाल रहे हैं। जैसे आपने देखा कि कई चीजों को लेकर के प्रशांत कुमार का स्टेटमेंट आता है कि ये चीजें बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस के तहत एक्सेप्ट नहीं की जाएगी यूपी पुलिस में, और वो कहीं ना कहीं दिखता भी है कि आधी रात हो या फिर सुबह का हो, मॉर्निंग में, और जितनी भी घटनाएं ज्यादातर अखंड हम लोग देखते थे कि जो मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिसमें अपराध का लेवल रहता था वो इस सरकार में तो कहीं ना कहीं डाउन है। और शायद यही एक वजह रही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से बात करें अगर, तो आने वाले समय में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ गिरा है उत्तर प्रदेश में, और खासकर वो बदमाशों को लेकर, उससे जो है अब बदमाश ये बात सोचता है कि ये करने से पहले इसका अंजाम क्या होगा। और मैं करूंगा तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस का, और इस ऑपरेशन लंगड़ा के कहीं ना कहीं विपक्ष कई बार सवाल उठाता रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आप सुधरेंगे नहीं, और समाज को सुधारने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये कर बिल्कुल इंद्रवीर, कहर बनकर जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर टूट पड़ी है यूपी पुलिस, कहीं ना कहीं अपराधियों के मंसूबे पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अपराध करने में या अपराध के आंकड़ों की बात की जाए, भले ही गिरावट आई है, लेकिन अपराधी है अभी भी बेखौफ है, और शायद यही कारण है कि अभी भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। इंद्रवीर बने रहिएगा, आपसे कुछ और भी जानकारी हासिल करेंगे। तब तक हमारे साथ सरफराज आलम जुड़े हुए हैं। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, हमारे बहराइच में राइस मिल में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई दम घुटने से, और 3 अभी गंभीर रूप से उनका इलाज चल रहा है। जो जिला प्रशासन अभी मौके पर मौजूद है और इलाज चल रहा है। ये जो हादसा हुआ है, राइस सूखने के ट्रायल से निकल रहा था जो धुआं, तो धुएं 5 मजदूरों को जब अंदर भेजा गया तो उनके दम घुटने से मौत हो गई तुरंत। अभी 3 लोगों का इलाज जिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जी सरफराज, ऐसी जानकारी मिल रही थी कि 8 से 10 लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है सामने, और जो 3 लोग हैं वो भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। क्या कैसे पूरी घटना घटित हुई, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या पुलिस ने कोई अभी तक कोई जानकारी साझा की है? जानकारी प्रशासन अभी मौके पे जुटा हुआ है। जानकारी जैसे ही होती आगे हम और बताएंगे क्या है इसमें। जी सरफराज, क्या किसी तरीके की कोई लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं राइस मिल प्रबंधन के द्वारा, या किसी तरह कोई लापरवाही हुई है जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है? क्योंकि 5 लोगों की तो मृत्यु की खबर सामने आ रही है, 3 लोगों के गंभीर
गंभीर जो रूप से वो जो घायल लोग हैं गंभीर उनका इलाज जारी है। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही भी हो सकती है क्या राइस मिल की तरफ से? राइस मिल की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं जाता है। प्रशासन अभी जुटा हुआ है, जांच में जुटा हुआ है। जैसे ही विधिवत आगे की खबर आती है फिर सरफराज, डीएम ने भी वहां पर जी मौके संजय। का निरीक्षण किया था, वहां पहुंची हुई थी और जो तमाम वहां पर जो जायजा लिया, तो क्या शुरुआती जांच में या जो शुरुआती प्राथमिक जो चीजें निकल करके सामने, क्या कुछ निकल करके आ रहा है? किसकी लापरवाही है? क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 8 लोगों की करीब, जिसमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए? आखिरकार वजह क्या है इस पूरे हादसे के पीछे? वजह कुछ नहीं हो पाई है और प्रशासन डी सरफराज, इस पूरी घटना पर आप नजर बनाए रखिएगा और जो भी जानकारी निकले उसको जरूर हमारे दर्शकों तक साझा कीजिएगा। जिस तरीके से बहराइच में एक दुखद घटना हुई जिसमें करीब 8 जो थे मजदूर वो गंभीर रूप से घायल, जिसमें 5 लोग की मृत्यु हो गई और 3 जो अभी भी है वो अभी घायल हो गए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रवीर, एक सवाल है आपसे। कानपुर में जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ और यूपी के लाल शुभम द्विवेदी कानपुर के थे और जिस तरीके से घटना घटित हुई, उनको सबसे पहले आतंकवादियों ने गोली मारी। कल एक भावुक पल देखने को मिला जब सीएम योगी वहां पहुंचे। वहां का माहौल, वहां का मंजर देख करके वो भी अपने आंखों के आंसू रोक नहीं पाए। लेकिन एक सवाल है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं शुभम द्विवेदी के घर नहीं जाऊंगा, वहां मैं जाऊंगा तो वहां कुछ भी सरकार करा सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है, क्योंकि उन्होंने घटना का जिक्र किया और उन्होंने बोला कि मैं वहां गया था तो आरएसएस ने क्या कराया पूरे देश ने देखा। लेकिन सवाल यही है कि आतंकवादियों के निशाने पर, जिस तरीके से आतंकवादियों ने निर्मम निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर गोलियां चलाई, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन आपका एक सांसद विवादित बयान देता है, देश के हीरो के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करता है, उसके समर्थन के लिए आप आगरा जरूर चले जाते हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ चले जाते हैं और आपके कार्यकर्ता जिसके वीडियो वायरल है, जो तमाम तरीके से करनी सेना को लेकर के, तमाम लोगों को लेकर के ऊल जुलूल बयान देते हैं और कहते हैं कि हम शेर आया है। यही शेर है कि राजधानी लखनऊ से महज कुछ दूरी पर पड़ने वाले कानपुर में, जहां पर पूरा परिवार, पूरा देश में गुस्से की एक गुस्सा, लोगों में आक्रोश साफ तौर पे देखा जा सकता है, वहां पर उस संवेदनशील मुद्दे पर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया है, वो कह रहे हैं कि मैं शुभम द्विवेदी घर नहीं जाऊंगा, वहां बवाल हो सकता है, कुछ भी करा सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? और कारण यही है कि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी करते भी आए। देखिए सर, मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं कि विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन मैं लगातार जब से ये हमला हुआ है दोपहर से सेम 22 अप्रैल 2025 लगातार और इस खबर पे बराबर बना। मुझे लगता है सर कि जो रायबरेली की अगर बात करूं तो जो समाज है ना, वो समाज से आप पूछोगे ना तो वो आदमी या औरत या बच्चा सिर्फ एक चीज कह रहा है कि 27 के बदले 2700, 27 लाख ये चाहिए। आप राजनीति नहीं कर सकते, ये टॉपिक राजनीति का नहीं है। वाड्रा का अलग उस पर जवाब आना और वाड्रा के बाद फिर अगर बात करें तो अपने अलग लेवल पे जाकर के जो है सारी चीजें होना, तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे कभी राजनीति भी होनी चाहिए और राजनीति का ये टॉपिक ही नहीं है। आपको एक साथ, मैंने कल देखा कि संजय सिंह भी जो है जब सर्वदलीय बैठक से निकले तो उन्होंने भी कहा कि हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि इतने बड़े मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरा, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खुद रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप, और उन्होंने ये भी सहमत जताई, ये होता है प्रतिपक्ष कि आप नहीं भी अगर उसमें है तो आपका सहमत एक होनी चाहिए और आपकी सहमत एक है, तो उस सहमत में भी उन्होंने अपनी हाँ जताई कि नहीं, भारत और भारत के प्रधानमंत्री जिस भी एक्शन के लिए तैयार होंगे उस एक्शन में हम प्रतिपक्ष हर तरीके से सपोर्ट में खड़े। नहीं जाना, करना ना जाना, लेकिन ये प्रोपेगेंडा है, प्रतिपक्ष ये प्रोपेगेंडा है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का मुद्दा है। और लोग देखिए, तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया, ये रॉबर्ट वाड्रा का बयान कहीं से जस्टिफिकेशन था कि मुस्लिम की बात, अरे मुस्लिम की बात नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ने देते, अरे नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो क्या जो है कत्लेआम होगा?
नहीं, सवाल यही तो उठ रहा है इंद्रवीर, यही सवाल तो उठ रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि राजनीति कितनी अलग चीज है। देखिए कितनी गंभीर चीज है और राजनीतिक लिहाज से किस तरीके से राजनेता अपने अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का बयान था, सबने सुना क्या उन्होंने कहा। अब आप ये देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हर अपराधी में जाति खोजते हैं। ठाकुर जाति से है, ब्राह्मण है, दलितों के ऊपर अत्याचार। जब अपराधियों का, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है तो अपराधी की जाति कैसे हो सकती है? सवाल उठाएंगे नहीं लोग, सवाल नहीं उठाएंगे। और आप अगर राजनेता हैं, आपको डर नहीं लग रहा है, आपको डर सता रहा है 80 किलोमीटर दूर जाने में, अगर आतंकवादियों ने बोला आपको आतंकवादियों में धर्म दिख रहा है, धर्म नहीं दिखता आपको। राजनीति जितने भी अपराधी उसमें जाति दिखती है, लेकिन आतंकवादियों का धर्म नहीं दिखता। कैसे दोहरा चरित्र आप कैसे दोहरा मापदंड अपनाते हैं आप? अगर आपको 27 लोगों की मृत्यु पर आपको शोक और संवेदना नहीं है, केवल दुख व्यक्त करना है, और आप केवल और केवल कन्नौज के जाकर के आप वहां पर ट्वीट शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे और आज सांसद है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, अगर कांग्रेस की बात देखा जाए 37 सांसद है आपके। आप एक बड़े पार्टी, एक राजनीतिक दल को डील कर रहे हैं। आपके एक सांसद ने एक विवादित बयान दिया, उसके बाद आप आगरा पहुंच गए उसके सम्मान में, कहा कि अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। और अगर आज एक देश का लाल, एक सपूत, एक परिवार जो वहां पहुंचा था, उसके बेटे के ऊपर गोली बरसा दी गई उन आतंकवादियों ने, और धन पूछ करके उनके ऊपर बरसाई है, वहां का पल या पीड़ा समझ सकते हैं आप? आपके परिवार के कोई सदस्य होता, आप समझते क्या होता? लेकिन नहीं, इस देश के राजनेताओं को ना जाने क्या हो गया है, केवल सांप सूंघ गया है। राजनीति के चक्कर में इस देश के नेता इस देश की सिक्योरिटी को, सुरक्षा को, सबको दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल नहीं खड़े होंगे, कौन लोग नहीं सवाल पूछेंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर देने से, केवल और केवल शोक संवेदना व्यक्त कर देने से ही हो जाएगा, चल जाएगा? आप एक देश के बड़े लीडर से, आपके पास इतनी संवेदना नहीं, उस परिवार से जाकर मिले। आप इस दुख की घड़ी में उनके साथ यही है और आप बोल रहे हैं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। क्या बात करते हैं आप? आतंकवादियों का अगर धर्म नहीं होता तो किसी अपराधी की जाति कैसे हो सकती है? रोज लेके पेपर में घूमते हैं कि फलाना इस जाति के इतने एसएचओ हैं, बताओ ना उस कितने लोग, कितने आतंकवादी वहां पर थे, किस धर्म से थे? ये जवाब नहीं है आपके पास। लेकिन नहीं, ये राजनेता केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, इस देश की जनता को आपस में बांटने के लिए, लड़ाने के लिए कितने भी कृत्य होंगे कर लेंगे। 80% लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच करके जो बातें करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। क्यों 100% लोगों की बात नहीं होती है? 100% लोग इस देश के समाज का हिस्सा नहीं है। वहां पूछकर किसी ने मारा है समाज के लोगों को? इतने सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे कि क्या कोई जाति देख करके वहां गया था घूमने के लिए, जिनको निहत्थे मासूम लोगों पे इस तरह की गोलियां बरसा दी गई? लेकिन ये राजनेता केवल अपनी बयानबाजी, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड अपनाते हैं। धर्म की बात आप नहीं करते हो, जाति की बात करते हो। अपराधी में जाति फिर कैसे दिखती है आपको? क्यों ब्राह्मण दलित ठाकुर करते हो? अगर आपको अपराधियों में जाति, अपराधी तो अपराधी है ना, वो उसमें कौन सी जाति आ जाएगी? उस जाति के बारे में नहीं समझ में आता है। लेकिन तरीका है, ये तरीका अपना रखा है इस देश के लोगों को, इस सुरक्षा, इस देश की जितनी आंतरिक सुरक्षा उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संभल में उकसाने का काम किया गया, संभल की स्थिति क्या रही सबको पता है। उत्तर प्रदेश में लगातार माहौल खराब होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, ये चीजें हो रही, क्यों आप भड़काने का काम करते हो? आप लोगों को सबसे मिलजुल करके काम करना चाहिए। जाति, धर्म, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से आपको आज यहाँ धर्म दिखाई दे रहा है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, वैसे अपराधियों का भी कोई जाति नहीं होती, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताएंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से? अखंड, पहलगाम को लेके जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है, फिलहाल जिस तरीके से जो है देश के लोगों को, जो 26 लोग हैं जिन लोगों को, जो उन लोगों ने गोलियां, फिलहाल उस पर ही बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार विश्व हिंदू महासंघ की बात की जाए या और भी अन्य लोग भी है, जिस तरीके से लगातार जो है विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारें भी कर रहे हैं। फिलहाल उस तरीके का मैं बात की जाए, कहीं ना कहीं ये जिस खबर पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एक बस्ती के शिक्षा विभाग के बीआरसी के ग्रुप में एक मैसेज आता है, उस ग्रुप मैसेज में लिखा जाता है, आतंकी धर्म नहीं पूछते हैं, ब्राह्मण जाति पूछते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। अखंड, बातों का अर्थ जो है, आतंकी जो है वो धर्म पूछते हैं, ब्राह्मण जो है जाति पूछते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। कहीं ना कहीं ये मैसेज आने के बाद में बस्ती जनपद के जो ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं एकजुट हो गए। जिस तरीके से कोई शिक्षक, जो टीचर है, सरकारी अध्यापक, उन्होंने एक सरकारी ग्रुप के उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया, जिसको लेकर लगातार कल से ही जिले में विरोध देखने को मिला। लगातार एक के बाद जो है बस्ती जो है पुलिस अधीक्षक के यहाँ की बात की जाए या थाने पे बात की जाए, लगातार एप्लीकेशन भी दिया जा रहा है, कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। और जो बीएसए है उनको भी एक मैसेज दिया गया, वहां पे एक लिखित शिकायती पत्र दिया गया कि कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति को जोड़ना और ब्राह्मण नाम लेना, कहीं ना कहीं ये वाकई में ब्राह्मणों में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। लगातार बयान भी लोग, ये जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो लगातार दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं उसको जोड़ते हुए, पहलगाम को जोड़ते हुए जिस तरीके से ये एक बात अखन सामने आई है, कहीं ना कहीं ये शर्मनीय बात है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लोग वहां गए थे, सैलानी जो हमारे देश के थे, हमारे यहाँ के जिन लोग जिनके साथ वो घटना घटी है, लेकिन उनको जोड़ के इस तरीके से कंट्रोवर्सी करना, अशब्द भाषाओं का प्रयोग कर, ये जो शब्द है कहीं ना कहीं ये शब्द काफी काफी जो बुरे शब्द है, इस तरह से प्रयोग करना अखन ये काफी सवालिया निशान खड़ा करेगा। फिलहाल लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं कि बीएसएफ साहब या जो पुलिस के अधिकारी है उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अखन ये पहली खबर बस्ती से है। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात है शायद उनके जिसने भी ये मैसेज लिखा होगा उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं गया होगा, उसकी पीड़ा उनको दिख नहीं रही होगी। जाकर उन घरों में जाकर के एक बार पहुंचो, देखो सॉरी, उन लोगों का हाल क्या है, उनके परिवार वालों से पूछो। जिसने अपना पति खोया है, जिसने अपना बेटा खोया है, जिसके सुहाग की उसके सामने हत्या कर दी जाती है, उनसे पूछो कि उनके हालात क्या होंगे, वो जिंदगी भर क्या मंजर भुला पाएंगे। और ये जाति धर्म इसको लेकर के आतंकवाद पूरे देश के लिए एक ऐसा जहर है जिसको सब कोई जो सारे लोग पीड़ित हो सकते हैं उससे। ना जाने कब इस देश के लोगों को ये बुद्धि आएगी और समाज, देखिए नेता एक लाइन सेट करता है और उस नेता के लाइन सेट करने के बाद जो उनके समर्थक होते हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। पर हम लोग हैं, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, क्या हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए? आतंकवादियों के लिए क्या जरूरी है? मैं फिर कहता हूं, आतंकवादियों को सच में कोई धर्म और जाति मजहब नहीं होता है, अपराधियों को जाति धर्म मजहब नहीं होता है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन हम ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ जिसने भी मैसेज लिखा है, जिस भी बिरादरी के हो, जिस भी धर्म के हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी अब तक। अगर अभी तक नहीं हुई तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है जितेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल अखंड। अब जिस तरीके से आज भी दिखाया गया है कि बस्ती पुलिस अधीक्षक के यहाँ पे और जो है जो थाना अध्यक्ष वहाँ पे एप्लीकेशन दिया है, और देखना होगा कि उसमें किस तरीके से कार्रवाई होती है। अब मैं दूसरी खबर की अखंड बात करूंगा। जिस तरीके से पहलगाम को लेके ये भी खबर उसी मुहिम को लेके है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार जो मामला चल रहा है, बस्ती के जो विश्व हिंदू महासंघ है, लगातार वो जो है उनका संगठन लगातार पाकिस्तान विरोधी जो है नारे लगाते रहता है। कई बार ऐसे संगठन जो विश्व हिंदू संगठन वो बस्ती में काफी जो है एक्टिव मोड पे है, लगातार देखा है। फिलहाल जिस तरीके से देखा गया था कि विश्व हिंदू महासंघ के जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने कल लाइव आया था, लाइव उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे थे, उनको वहां पे एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि आई एम बैक, मैं आईएसआई का एजेंट हूँ, भारत में घुस के मारूंगा। इस तरह के जो मैसेज है उस पे आए, लगातार वो मैसेज आते गए। मैसेज आने के बाद बातें भी बढ़ती गई। फिलहाल बस्ती की जो विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष है, इसकी तत्काल इसकी जानकारी उन्होंने बस्ती के पुलिस अधीक्षक को दी है। फिलहाल लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी तरह से वो मैसेज कहाँ से आए, कोई ट्रेसिंग नहीं हो पाई अभी तक। इसी तरह से कुछ जानकारी नहीं मिल पाई, जिसको लेके विश्व हिंदू महासंघ के जो पदाधिकारी है वो लोग डीएम कार्यालय में भी अभी पहुंचे हैं। वहां पहुंच उन्होंने ज्ञापन दिया, कार्रवाई की मांग भी करें। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि पहलगाम की घटना के बाद में तो रखने के खिलाफ जिस तरीके से वहां पर को कोई मैसेज करता है और लिखता है कि हम भारत में घुस के मारेंगे, कहीं ना कहीं अखंड तरीके से अगर हो सकता हो कि पाकिस्तान के लोगों को बताया जा रहा है कि मतलब आप भारत के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। फिलहाल और जिस तरीके से अपने आप को आईएसआई का एजेंट बना रहा है, लिखा है कि बिकॉज आई एम बैक, इसका मतलब है कि आप जो है वहां के एजेंट है, मैं दोबारा फिर से आया हूँ, भारत घुस के मारूंगा। अगर आप एक मारेंगे तो हम दो मारेंगे। फिलहाल विश्व हिंदू महासंघ के लोग जो है जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन दिया है, कार्रवाई करने की मांग भी की है। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम की घटना को लेकर जिस तरह से ये लगातार मैसेज आ रहे हैं, फिलहाल आप देखना होगा कि क्या कार्रवाई। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि देखिए एक एटीएस ने खुलासा भी किया था कि हाल फिलहाल में ही कि किस तरीके से हिंदूवादी संगठन के जो नेता हैं वो आतंकियों के निशाने पर है, रडार पर है। देखिए जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और पहलगाम में जो हुआ पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसमें मजहब की बात नहीं होनी चाहिए, जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, मगर इस तरीके की घटना भी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं चूक है, सरकार ने भी माना है कि एक चूक है और इस सुरक्षा की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। लेकिन इन आतंकियों को, इन गुनहगारों को, निर्दोष निहत्थे लोगों के जो हत्यारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जैसा कि पीएम मोदी ने बोला है कि ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना ना की हो इन्होंने, क्योंकि कई लोगों का ना सिर्फ सुहाग उजाड़ा है, घर बर्बाद कर दिया उन्होंने। उन निहत्थे लोगों को एक ऐसा मंजर दिया है जो ताउम्र वो भूल नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही लोगों के खिलाफ, ऐसे आतंकवादियों, ऐसे अपराधियों के खिलाफ
ऐसा ऐसा इनके खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए जिसकी इनकी 7 पुश्तें इनको याद रखे। सच्चाई है, क्योंकि ऐसा दर्द इन्होंने देने का काम किया है। निहत्थे मासूम बेगुनाह जो सैलानी थे, हमारे पर्यटक थे, वहां गए थे उन वादियों का आनंद लेने के लिए, उनको मौत के घाट उतार दिया। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने क्या कुछ किया था? क्या बिगाड़ा था इन आतंकवादियों का? उनसे नाम पूछ कर, उनसे धन पूछ करके जिस तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी गई, कितना कायराना है। आपके इस कायराने जो कायराना हरकत है ना, और इस कायराना अंदाज के लिए आपको सबक जरूर सिखाएगी हमारी भारतीय सेना। और शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत भी हो चुकी है, और उस शुरुआत का अंजाम जो कहते हैं अंत होता है, वो अंत बड़ा खतरनाक होगा, बड़ा विभत्स होगा। ये जरूर हम कह सकते हैं, अपने भारतीय सेना पर गर्व है और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि वो आपको जवाब देगी ना, जिसकी आपने सच में कल्पना नहीं की होगी। ये किसी नेता का भाषण नहीं है, ये हमारी भारतीय सेना का पराक्रम है, जिस शौर्य को आप आगे आने वाले समय में देखेंगे ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज करके, जिस चूहे के बिल में आप घुसे होगे ना, वहां से निकाल करके आपको मौत के उस घाट उतारेंगे। आपने बेगुनाहों को नहीं, आपने कायरता की है, और इस कायरता का परिणाम, इसका अंजाम आप बहुत जल्द भुगतोगे। फिलहाल हमारी भारतीय सेना ऐसे कायर लोगों की तलाश में जुटी हुई है, और जल्द से जल्द जिस भी बिल में ये घुसे होंगे वहां से निकाल करके इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाएगी। और यकीन मानिए, लश्कर ए तैयबा हो, टीआरएफ हो, या कोई भी आतंकवादी संगठन क्यों ना हो, अब आप भारतीय सेना के मुकाबले का, पराक्रम का, साहस का परिचय आपको मिलेगा। और अब उस साहस का सामना करना, भागना मत। गीदड़ भपकी जो दे करके गए हो मासूम लोगों को, अब उसका सामना करना। क्यों जंगलों में छिपे हो? निकल करके आओ, सामने हमारी सेना है, निकल करके आओ और जवाब देने के लिए खड़ी है। भाग कर चले गए हो कायर की तरह, और कायरान जो हरकत की है ना, उसका भी जिस तरीके से तुमको जवाब मिलेगा उसका अंदाजा सच में नहीं लगा पाओगे। तुम आतंकियों को जो अंजाम मिलेगा उसकी कल्पना तुम सच में नहीं कर पाओगे। हमारी भारतीय सेना उस शौर्य का परिचय देगी जिसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। उन 27 बेगुनाह निर्दोष लोगों के हत्यारों को उस अंजाम तक पहुंचाएगी जिसकी कल्पना कर पाना तुम्हारे लिए असंभव है। देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी, कितने कम समय में उन अपराधियों, उन आतंकियों का सफाया हमारी भारतीय सेना करती है। और एक के बाद एक हमारी केंद्र सरकार है, और जिस तरीके से विपक्ष ने भी कल सर्वदलीय बैठक में सरकार का साथ देने की बात की और हर कदम का समर्थन करने की बात की है, अब भारत सरकार को सही में ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे पाकिस्तान हो या जो भी इनके सरपरस्त हो, जो भी इनके शुभचिंतक हो, जो भी इनको पनाहगार हो, उनके खिलाफ भी अब कड़ी कार्रवाई का समय आ गया है। जरूर इनको सबक सिखाइए, अन्यथा ये इस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं घटती जाएंगी। पुलवामा हो, लगातार ऐसी घटनाएं करते हैं आतंकवादी, इनको माकूल जवाब देने का वक्त आ गया है। सरकार को इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एक और खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से जुड़ी है और उप मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। एफआईआर दर्ज होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो एक याचिका है हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये इस याचिका को 2 साल पहले, क्योंकि बीजेपी के ही नेता हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी और उन्होंने बोला था कि 5 अलग-अलग चुनाव में अलग-अलग हलफनामे दिए थे और झूठ बोल करके एक पेट्रोल पंप भी लिया था, जिसको पिछले 2 साल पहले हाईकोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था, ये कह करके कि तथ्यहीन है। जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद वहां से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए हाईकोर्ट को कहा था, जिसके बाद कल ये गुरुवार को ये याचिका दायर हो गई है और इसकी सुनवाई जो है 6 मई को होगी। आगे चलने पर ये देखने पर पता चलेगा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई इस याचिका में हो सकती है। जो भी आरोप लगाए हैं आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा, बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा बताया जा रहा है, ऐसा किस तरीके से निकल करके सामने होते हैं, क्या एफआईआर दर्ज हो पाती है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।